कैट 2026 नवंबर में होगा मोस्ट लाइकली। इसका मतलब तुम्हारे पास 8 महीने का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए खुद को। ये 8 महीने डिसाइड करेंगे कि 1 साल बाद तुम एमबीए में अपनी रगड़वा रहे होगे या फिर इसी रूम में। लेकिन क्या 8 महीने भी काफी हैं कैट को क्रैक करने के लिए? आफ्टर ऑल सिलेबस तो बहुत ज्यादा है यार। मैंने कैट क्रैक किया था अप्रोक्सीमेटली 6 महीने की प्रेप के बाद, एंड देन आई जॉइंड आई एम कोई कोड। तो मुझे लगता है कि 8 महीने में तो कैट बहुत आराम से क्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि 90% लोग इन 8 महीनों को वेस्ट कर देंगे। इस वीडियो में मैं एक गेम प्लान आउटलाइन करूंगा जिससे कि तुम इन 8 महीनों को इफेक्टिवली यूज कर पाओ। कैट प्रेप की कुछ एसेंशियल क्रिटिकल पिलर्स होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तुम्हें सही चीजें पढ़नी है और तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, बट उसके साथ साथ तुम्हें सही टाइम पे ये भी देखते रहना है कि तुमने एक्चुअली में क्या क्या पढ़ लिया और वो तुम्हें कितना याद है। तो तुम्हें एसेंशियली पीरियोडिक इंटरवल्स पे रिवीजन भी करना है और उसके साथ साथ तुम्हें डेप्थ भी एक्सप्लोर करनी है जो तुमने अब तक या तो की नहीं है या फिर जिसमें तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स कहाँ कहाँ है, तुम कहाँ कहाँ फेल होते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहे, तुम्हें उनमें भी इंप्रूव करना है। उसके साथ साथ कैट इज अ कंपेटिटिव एग्जाम, तो तुमको ये भी देखना होगा कि तुम आज की डेट में कंपटीशन के हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हो। एंड ये सब तुम्हें एक सेक्शन के लिए नहीं करना है, ये सब तुम्हें तीनों सेक्शंस के लिए करना है, क्वांट, एलआरडीआई एंड बीएआरसी। इन तीनों सेक्शंस में आई थिंक सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी सेक्शन के बारे में बात करना है देन दैट्स क्वांट। तो उसके बारे में बात शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैंने कैट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था स्पेशली फॉर क्वांट्स, मैंने सिलेबस देखा एंड मुझे जो आसान लगा मैंने वहां से स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि चलो एटलीस्ट एक स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज द ऑनेस्ट ट्रूथ इज कि जब मैंने सिलेबस देखा था तो मेरे को बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगा था, सो आई नेचुरली ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स समथिंग दैट वाज इजी फॉर मी। मुझे स्कूल में ज्योमेट्री बहुत अच्छी लगती थी तो मैंने ज्योमेट्री उठाई। 2 हफ्ते हो गए मैं ज्योमेट्री करता रहा, काफी मजा भी आ रहा था। आई मीन इट वाज इंटरेस्टिंग, आई वाज गुड एट इट। तो चीजें हो भी नहीं थी, मूव कर रही थी, आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। उसके बाद होता है ना कि when you spend some time with a topic and you gain some confidence in it, तो तुम्हें लगता है कि ओके एक्चुअल पेपर के क्वेश्चंस उठाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। पीवाईक्यूज उठाए, सॉल्व नहीं हुए। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ना, वहां से शुरू हुआ कि ओके मे बी ज्योमेट्री इज नॉट गोइंग टू बी एज सिंपल एज इट वाज इन स्कूल। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद जब मैंने पूरा पेपर उठा के देखा क्वांट का, तब जाके मुझे पता चला कि 40 to 50% पेपर तो अरिथमेटिक है। ज्योमेट्री तो बहुत छोटा सा पार्ट है यार, बाकी टॉपिक्स उससे कहीं ज्यादा वेटेज कैरी करते थे। आई मीन आई सॉ अ लॉट मोर क्वेश्चंस अलजेब्रा के, नंबर सिस्टम्स के, एंड देन देयर मिसलेनियस टॉपिक्स एज वेल। तुम्हारा फर्स्ट लेसन यहीं से आता है। क्वांट ना एक्चुअली टफ नहीं होता, उसका सिलेबस ओवरवेलमिंग दिखने में लगता है बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट ओवरवेलमिंग। प्रॉब्लम बस यहाँ पे आती है, लोग गलत ऑर्डर में शुरू करते हैं पढ़ना। अगर मैं वहां पे ज्योमेट्री ही करता रहता आई वुड हैव रॉयली स्क्रूड अप माय प्रिपरेशन। एंड आई एम टेलिंग यू 6 महीने में फॉर समवन लाइक मी जिसका मैथ से टच बहुत पहले छूट गया था, बिकॉज आई एम नॉट एन इंजीनियर भाई, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मेरे लिए जेन्युइनली टफ था यार। देन 6 महीने में प्रॉब्ली मैं बस इतना कर पाता कि क्वांट की कट ऑफ क्लियर कर ली, दैट्स इट। एंड दैट वुड नॉट हैव गॉटन मी वेयर आई वांटेड टू गो। क्वांट में हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी अरिथमेटिक की है, नो क्वेश्चंस, नो डिबेट। बिकॉज बात सिर्फ इसकी नहीं है कि उसका वेट सबसे ज्यादा है एक्चुअल एग्जाम में, बात ये भी है कि अरिथमेटिक में जो तुम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करोगे दे विल ईज यू इनटू द एंटायर क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। क्योंकि अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स यार बाकी टॉपिक्स को भी आसान कर देते हैं क्योंकि वो नेचुरली उनमें यूज भी होंगे। अरिथमेटिक अगर स्ट्रॉन्ग कर ली तो 90+ परसेंटाइल क्वांट में लाना is well within reach, and I'm not kidding because believe it or not quant मेरा weakest subject था, so I know this pretty well. If quant is actually your Achilles heel then believe me arithmetic से start करो, tougher topics पे मत जाओ पहले, because guess what, सारे questions same marks carry करते हैं, you don't get any brownie points for solving tougher questions in the exam। तो क्यों जा रहे हो वहाँ पे? Arithmetic में आप पढ़ोगे percentages, profit and loss, interest rates, ratios, proportions, allegations, mixtures, speed, time, distance, things like that. उसके साथ साथ algebra में अगर तुमने simple linear equation solve करना भी सीख लिया ना, assuming कि स्कूल में किया ही होगा of course, तो you basically have covered an enormous part of the syllabus already. एक बार basically तुम्हारा decent command आ गया arithmetic पे, एक बार basically तुमने पढ़ लिया arithmetic, you understand it, then maybe move on to algebra. Algebra में तुम्हारी आ जाएंगी simple linear equations, quadratic equations, progressions, exponents, logs with variables, and you'll basically understand how to solve for them. Algebra को उठाते हो, of course शुरू करो simple linear equation से, move on to quadratic, and then धीरे धीरे more difficult topics में जाते जाओ। Then once algebra हो जाए, मैंने इसके बाद number systems उठाया था simply because number systems मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा overwhelming part था इस पूरे exercise का। तो मेरी thinking ये थी कि यार इस
नंबर सिस्टम वाले पार्ट को थोड़ा निपटाते हैं बिकॉज ये मेरे को एंग्जाइटी देता है। सो नंबर सिस्टम्स में बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, HCF, LCM, रिमाइंडर्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज भी मानसिक देव इसी में फॉल करते हैं। मेरे सर के ऊपर से जाता था, मैं मॉक्स में PNC एंड प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस ऑफ्टन गलत करके आता था, सो इवेंचुअली आई कंप्लीटली स्किप्ड इट। बट later in subsequent videos I will go over CAT strategy and how leaving certain topics is also a critical skill that you must know, but शुरू में नहीं कर सकते बॉस। शुरू में सारे टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्चुअली हैं क्या। अगर वो जानना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड देन एग्जाम इन्वायरमेंट में जब तुम क्वेश्चंस आंसर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो अभी ये सब कुछ मत सोचना कि यार ये टफ लग रहा है, ये नहीं लग रहा, व्हाटएवर। अभी सब कुछ पढ़ना है, अभी टाइम भी है पढ़ने का, बहुत टाइम है। एंड देन वंस नंबर सिस्टम वाज डन, फाइनली एट लास्ट, एट द वेरी लास्ट, आई केम अ फुल सर्कल बैक टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में वही सब बेसिक यूक्लिडियन ज्योमेट्री आती है यार, यू नो, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्टफ लाइक दैट। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है। That's it. अब बात करते हैं थोड़ी रिवीजन स्ट्रैटेजी की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं जब तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ तो इट मे सीम कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएंगे, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन टॉपिक्स को करने में, इनको सीखने में, इनकी प्रैक्टिस करने में और अपना लेवल बढ़ाने में टाइम लगेगा। टाइम लग जाता है, अच्छा खासा लग जाता है, महीने महीने लग जाएंगे। तो मेंटालिटी ज़्यादातर लोगों की ये होती है, और मेरी भी थी, कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये सारे टॉपिक्स हैं एंड ऑफ कोर्स मेरे को अभी नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ्स इवेंचुअली क्या होंगी, वीकनेसेस क्या होंगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, एंड देन विल सर्कल बैक और फिर हम रिविजन शुरू करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट प्लेज आउट बेटर इन योर हेड। रियलिटी में काम नहीं करता है, बिल्कुल काम नहीं करता है। तुम्हें याद ही नहीं आएगा यार तुमने फर्स्ट टॉपिक में वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था। नोट्स रिवाइज करने बैठोगे 1 महीने बाद, नहीं समझ आएगा, नहीं याद आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। एंड दैट इज परहैप्स द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल स्क्रू दिस एग्जाम अप, क्योंकि इनकी रिविजन स्ट्रैटेजी एक्चुअली आउटलाइन नहीं होती। 3 महीने बाद आपको मंथ 1 में क्या किया था उसकी कोई चीज याद नहीं आएगी यार। मेमोरी डज नॉट वर्क लाइक दैट। रिविजन के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन एक टेक्निक होती है, विच इज widely regarded as the way how you should revise। मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इट्स लिंक्ड राइट हियर, उसको देख लेना आफ्टर दिस वीडियो। एक और प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग तुमने मंथ 1 में क्या किया था, इट्स ऑल्सो अबाउट रिमेंबर कि तुमने मंथ 1 में अरिथमेटिक किया था। दैट इज आर्ग्यूबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल ऑफ क्वांट्स, एंड वही तुम्हें याद नहीं आ रहा अब। सो यू नो, थोड़ा पैनिक की सिचुएशन बन जाती है, एंड उस टाइम पे यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग योर सेल्फ आउट, समझ नहीं आता है फिर क्या करो, एंड देन यू बेसिकली स्टार्ट मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस जो तुम्हारी पूरी प्रेप स्ट्रैटेजी को गड्ढे में फेंक देते हैं। रिवीजन में एग्रेसिव रहो। दिन में अगर 3 घंटे निकालते हो तो उसमें से 1 घंटा प्लीज रिवीजन को दे दो, बिकॉज इट्स गोइंग टू पे यू डिविडेंड्स मच लेटर। वो तुम याद भी करोगे किस दिन क्या चीज तुम्हें रिवाइज करनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट स्पेस्ड रेपिटेशन इज गोइंग टू टेल यू, एंड द ब्रिलियंट थिंग अबाउट दैट इज कि तुम उसको प्री प्लान कर सकते हो। सो do that, because learning through iterations is the name of this game. That is how you will crack this exam. Also, revision का मतलब सिर्फ अपने notes revise करना नहीं होता है, because यहाँ पे सारा खेल practice का है, सारा खेल exam को crack करना है। कितना भी uncomfortable हो, but please questions करो, practice पे focus करो, अपने notes पे नहीं। वो notes कोई काम के नहीं है यार जिनमें से कुछ तुम्हें याद ही नहीं आता question देख के। Apply करना सीखना है, because CAT के questions ना कुछ ऐसे नहीं होते कि they will immediately tell you कि तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। यू रियली नीड टू कनेक्ट अ फ्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो तुमने सीखे एंड देन अप्लाई देम टुगेदर। वैसे ही वो लोग हर साल नए क्वेश्चंस बना के लाते हैं जिसमें नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ टाई कर रहे हैं वो, एंड दैट्स हाउ दे डिस्कवर क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चन टाइप्स एवरी ईयर, डिस्पाइट द एग्जाम बीइंग अराउंड फॉर मोर देन 2-3 डेकेड्स। आसान क्वेश्चन से शुरू कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टफर क्वेश्चंस पे आ जाना। ज्यादातर गाइड्स जो इधर मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो मटेरियल कोचिंग सेंटर्स भी देते हैं, उसमें यूजुअली दे सेग्रीगेट थिंग्स बाय डिफिकल्टी लेवल्स। तुम धीरे धीरे रैंप अप कर सकते हो, बट गोल हमेशा एक ही है, उस लेवल तक पहुंचना जिस लेवल पे तुम PYQ सॉल्व कर पाओ। उससे पता चलेगा कि तुम्हारा एक्चुअल में टॉपिक चल कैसा रहा है। PYQs हो रहे हैं, गुड। और अगर तुम ना इस टाइप के डाउट में फंसे हो कि यार शुरू में क्वांट से करूं या फिर LRDI से करूं या फिर VRC से, आई मीन अप्रोचेबल तो कुछ और ज्यादा लग रहा है, क्वांट seems heavy, but I would still suggest start quant से करो, because arithmetic सीखोगे, number systems पे जाओगे, you will start training your brain again to work with numbers, and चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। And quant is still a lot more defined than the other sections, तो थोड़ा ना तुम्हें mentally anxiety कम होगी, because you will know exactly what you're doing, what you're supposed to be doing, and उससे related तुम questions भी देख पाओगे, and so things will move a lot smoother.
सिलेबस इसमें ज़्यादा है तो लोगों को टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है, तो स्टार्ट डेफिनेटली कौन से करो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी दो सेक्शंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, बिकॉज टू योर सरप्राइज हो सकता है आप उन दोनों में से किसी एक सेक्शन में रॉकस्टार निकल जाओ। मेरे केस में कुछ ऐसे ही हुआ था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। LRDI की बात करते हैं। LRDI की सबसे लिबरेटिंग बात ये होती है कि इस सेक्शन में सब ट्रूली सेम लेवल पे होते हैं। डजेंट मैटर कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आपने हजारों नॉवेल्स पढ़ी हैं, डजेंट मैटर कि आप एक मैथमेटिशियन हो। एक नई प्रॉब्लम आएगी दैट प्रॉब्ली डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद ईदर। काफी लिबरेटिंग चीज होती है, सब एक लेवल पे होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू अप्रोच प्रॉब्लम्स। आपको एसेंशियली पजल सॉल्व करनी है। एंड हर साल एग्जाम सेटर्स कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस ले आते हैं जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे। बेसिकली यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट डेवलप करनी है वो ये करनी है कि आपको नए टाइप के पजल से घबराना नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम सेटर्स होते हैं ना, इनका थोड़ा एक बहुत ही वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। एंड दे बेसिकली पुट ट्रिक क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी सेक्शन। इन क्वेश्चंस को अगर आप करने बैठ जाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू नो एंड यू आर एबल टू हिट द एग्जैक्ट नोट जो उसको सॉल्व करने के लिए चाहिए था, यू विल जस्ट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। सो अ क्रिटिकल स्किल इज कि यहाँ पे आपको ये जानना सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या आप उस कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे विद इन अ फ्यू सेकंड्स ऑफ लुकिंग एट दैट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे। वही इंस्टिंक्ट बस यहाँ पे डेवलप करनी है, बिकॉज LRDI पूरा का पूरा इंस्टिंक्ट पे चलेगा। इसकी कोई आपको मतलब प्लेबुक नहीं दे सकता है। ये इंस्टिंक्ट डेवलप सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगी। और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप एक नई प्रॉब्लम को देख के घबरा ना जाओ। आई गेट इट, अभी 8 महीने बचे हैं, राइट? तो अभी एग्जाम ना बहुत दूर है, तो शायद आप इस बात की ग्रेविटी को समझ ना पाओ अभी कि काम रहना कितना जरूरी है। बट जैसे जैसे आप मॉक्स देना शुरू करोगे एंड एग्जाम पास आता जाएगा, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी इन दिस स्टेटमेंट। शुरू करो थोड़े आसान और प्रिडिक्टेबल टॉपिक से, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग पजल्स ऑन अ डेली बेसिस। आसान चीजों से शुरू करो, सिंपल चार्ट्स, पाई चार्ट्स, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस, क्लॉक क्वेश्चंस, स्टफ लाइक दैट। उनसे आप शुरू करो एंड धीरे धीरे खुद को ट्रेन करो कि पजल सॉल्व करना कैसा फील होता है, आप कैसे कर पा रहे हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इट विल बेसिकली सर्व एज एन ओरिएंटेशन। करंट कैट के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन इन प्रिडिक्टेबल टेम्पलेट से नहीं आएगा दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। या तो वो बहुत ही ट्रिकी होगा या फिर वो एक टाइम वेस्टर होगा। सो डोंट एक्सपेक्ट टू फाइंड रियली इजी क्वेश्चंस इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स पे। दे विल जस्ट सर्व एज योर ओरिएंटेशन। वंस यू डन विद देम, एक्चुअल कैट का पेपर उठा लो, कोई जरा एक दो सेट्स लगाने की कोशिश करो। उससे आपको थोड़ा ना कैट के लेवल का अंदाजा लगेगा। मेरी हमेशा अप्रोच ये होती थी, मैं कैट का पेपर पहले से नहीं देखूंगा, मैं पहले से नहीं समझने की कोशिश करूंगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, जिससे कि मैं अच्छी फील ले पाऊं कि मैं गया, मैंने वो सिस्टम लगाया और मैंने सॉल्व कर दिया। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आप एक कंप्लीटली नई प्रॉब्लम को देखते हो, देन आर यू एबल टू फिगर आउट कि उसे सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए ना थोड़ा रगड़ना पड़ेगा शुरू में। डोंट टाइम योरसेल्फ, जस्ट लेट योर ब्रेन थिंक एंड फिगर थिंग्स आउट। उसी से इंस्टिंक्ट डेवलप होती है। दैट इज द नंबर वन सीक्रेट जो कि LRDI में इवेंचुअली हेल्प करता है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, धीरे धीरे आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होने लगेगा। आपको कोई एक क्वेश्चन दिखेगा, यू विल नो इमीडिएटली इस टाइप के क्वेश्चंस में 2-3 सॉल्व कर चुका हूं, उनमें ये कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। इवन इफ इट्स अ न्यू क्वेश्चन, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो। यू विल स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स देखने लगोगे। दैट इज द इंस्टिंक्ट दैट यू नीड। ऐसे ही रैंडम PYQ सॉल्व करो for a month. Build your nerves, build your stamina to look at problems, think and solve them. Don't bother with timing yourself. सीखने के टाइम मत करो. That is how you need to start preparing for this. अब चलते हैं VARC पे, and that is my number one strength. 99.99 percentile here, almost 100% accuracy. So let's talk about that. Verbal की strategy बहुत simple है. Read, read, read. Reading habit नहीं बनाओगे तो VARC unfortunately कभी strong नहीं होगा। ये मैं बचपन से करता आया था। सो आई यूज्ड टू रीड नॉवेल्स, encyclopedias, compendiums, newspapers, stuff like that. लेकिन ऑब्वियसली अभी शायद आप अंडरग्रेड में हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो आपके पास शायद इतना टाइम ना हो कि आप कोई नॉवल पढ़ पाओ या encyclopedias बैठ के ब्राउज कर पाओ. That is understandable. But if there's one thing that you can actually read, it's editorial or opinion pieces in newspapers. उनको पढ़ो यार. सबसे पहली चीज, उनको पढ़ना आसान है. क्यों? क्योंकि वो रेलेवेंट चीजों पे होता है. ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, ट्विटर पे जाते हो, आपको रेलेवेंट चीजें मिलती है ना जो आसपास अभी दुनिया में चल रही हैं. ये आर्टिकल्स भी उन्हीं चीजों पे होते हैं. दूसरा, दे आर रिटन बाय एक्सट्रीमली वेल रेड पीपल, तो ये हाईली ओपिनिएटेड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनमें फैक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं. तो ये अभी तो आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखेगा ही, बट उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी. आपको पैटर्न्स दिखना भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स दीज पीपल विल बी sarcastic, sometimes they will be talking things in subtle ways requiring you to read between the lines. They will do things like that, and आपको उससे एक्सपोजर
एक्सपोजर मिलेगा। आप धीरे धीरे समझना शुरू करोगे कि अच्छा ये बोल ये रहा है लेकिन इसका मतलब कुछ और है। जैसे हम नॉर्मली अगर आप हिंदी में बात करते हो, कितनी बार यार आप डबल मीनिंग्स में बात करते हो, राइट? इंग्लिश में भी करते हैं लोग वैसे बात, बस आपको पकड़नी होती है। वो इंस्टिंक्ट आपकी डेवलप होनी शुरू यहाँ से हो जाएगी, ये आपको एडिक्वेट एक्सपोजर दे देगा। बट इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार आपका कैट हो गया, आप बिना जीडी बिना इंटरव्यूज के आप नहीं जा पाओगे किसी भी स्कूल में। ओके, एडिटोरियल्स आपको इतना फाउंडेशन दे देंगे कि अगर मान लो इंटरव्यू या जीडी में कोई ऐसी चीज आती है जिसके बारे में आपने उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया, तो आप एटलीस्ट क्लूलेस नहीं होगे बिकॉज यू वुड हैव कम अक्रॉस इट हियर। बट इससे भी बहुत बड़े रीजंस हैं व्हाई यू शुड रीड दीज पीसेस। एक तो नॉवल की तरह नहीं बने हुए, सो दीज वोंट टेक यू मेनी मेनी डेज टू रीड, 30 मिनट्स मैक्स। इनकी लेंथ भी एक लंबे आरसी जितनी ही होती है जो कि आप कैट में पढ़ोगे, बल्कि उससे लंबे ही होते हैं। तो आपका स्टैमिना भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि एक सिटिंग में आप पढ़ पा रहे हो उसको। एक न्यूज़पेपर का पेज देखोगे तो उसमें टिपिकली 2 ओपिनियन पीसेस होते हैं विच विल हेल्प यू बिल्ड योर स्टैमिना फॉर द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सारे आरसीज मिला भी दोगे ना तो वो शायद इतनी लेंथ नहीं बनेगी उनकी। तो उतना ही करना है यार, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, रीडर बाद में बनते रहना। लेकिन अगर इतना भी नहीं करोगे देन चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये लिखे भी ज़्यादातर आरसीज की तरह ही होते हैं। दे हैव एन इंट्रोडक्शन जिसमें ऑथर कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, देन दे बिल्ड देयर आर्गुमेंट्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड फाइनली देयर इज अ कंक्लूजन, जस्ट लाइक मोस्ट आरसी पैसेजेस। तो आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है इसमें। इसके अलावा ऑफ कोर्स सिर्फ यही पढ़ते रहोगे तो वीआरसी में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, उसके साथ साथ आरसीज भी सॉल्व करने हैं। 2 आरसीज पर वीक से शुरू कर लो, ठीक है। धीरे धीरे समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन टाइप्स आरसीज में यूजुअली सिमिलर टाइप के होते हैं, या तो वो फैक्चुअल होगा या फिर वो पूछ रहा होगा assumptions क्या हैं, inferences क्या हैं, टोन ऑफ द ऑथर क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। तो आप यू विल गेट अ फुल फील ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन आरसीज। आपको बस अपनी स्किल बनानी है टू बेसिकली अंडरस्टैंड जो आप पढ़ रहे हो। That's it. 2 RCs per week से like I said start करो, but moving into June you have to solve at least 1 RC per day. इतना कर लो काफ़ी है. That is what I used to do as well. Please keep a track of the kind of mistakes you're doing because उन mistakes को आप सही करोगे तो आगे जा पाओगे। धीरे धीरे आपको मैं ट्रिक्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा इस चैनल पे कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करते हैं and all that. So we'll get to all that. But for starters, opinion pieces वगैरह पढ़ना शुरू करो, RC solve करना शुरू करो. You should be good to go. And don't forget verbal ability as well. जुलाई से आप बेसिकली धीरे धीरे ये उठा सकते हो, पैरा जंबल्स, यू नो, सेंटेंस अरेंजमेंट्स, स्टफ लाइक दैट। अगर आपको उससे पहले ये सब उठाना है, यू कैन डू दैट एज वेल। दिस पार्ट इज टोटली अप टू यू, not an issue. Then now let's cover one last thing in this video में, which is about mocks. Mocks are the bedrock of CAT prep. No questions about that. अप्रैल में 1 से 2 मॉक्स दे दो, मई में ट्राई करो 2 से 3, एंड जून से 1 मॉक पर वीक के हिसाब से शुरू हो जाओ। We'll of course ramp this up going forward, but अब से लेके जून तक का रोड मैप तुमको मिल गया है, just get on with it. एक चीज और है, मॉक में अगर स्कोर अच्छा आता है खुश मत हो, मॉक में अगर स्कोर बुरा आता है दुखी मत हो, because at the end of the day it's just a mock. It's not indicative of actual exam performance at all. Mocks से important होती है analysis. एनालिसिस पे फोकस करो, किस टाइप की गलतियां करी आपने, स्टैमिना कम पड़ गया, एक सेक्शन के बाद थक गए, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए, एक्यूरेसी नहीं थी, जितने अटेम्प्ट किए वो तो एक्यूरेट थे बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम थे, किस टाइप की गलतियां कर रहे थे, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, इनको फिक्स करो। स्कोर डज नॉट मैटर विद मॉक्स, इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। कैट में बहुत कुछ है, कैट प्रेप स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ है, वो सब आता रहेगा धीरे धीरे इस चैनल पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड धीरे धीरे हम सब कवर कर लेंगे। एक चीज है जो कि ध्यान रखना, जिंदगी कैट से बहुत बड़ी है, इसको इतना भी डू और डाई मत बना देना कि वो अपने आप में ही एक अलग एंजाइटी बन जाए। फिर जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एज वेल। खुद को यार ग्रो होते हुए देखो इस प्रोसेस में, अच्छा लगेगा। इट विल बी अ मच मोर होलसम एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल। अगर कुछ डाउट्स हैं ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड गुड लक। आई होप यू मेक इट दिस ईयर।